नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया राजकीय महाविद्यालय बारा हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको आदिकाल की मुख्य प्रवृत्तियाँ जो हमारे बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर में हैं, आदिकाल की मुख्य प्रवृत्तियों के बारे में बताने जा रही हूँ। इसकी विशेषताओं में सबसे पहले विशेषता आती है वीर रस। यह सर्वमान्य है कि इस काल में वीर रस प्रधान रचनाएं अधिक हुई हैं, इसलिए इस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है। लेखक राजा के आश्रित थे, अतः लेखकों को न चाहते हुए भी राजा की वीरता अथवा उसकी महानता और उसके भुजबल का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना पड़ता था, जिससे राजा प्रसन्न होकर रचनाकारों को प्रोत्साहन देता था, जिससे उनकी जीविका चलती थी। सभी रासो ग्रंथ वीर रसात्मक ग्रंथ हैं। वीर रस के प्रधानों का कारण यह भी था कि उस समय युद्ध के बादल चारों ओर मंडरा रहे थे, अर्थात विदेशी आक्रमण निरंतर हुआ करते थे और साम्राज्य के विस्तार के लिए राजा एक दूसरे के प्रति निरंतर युद्ध किया करते थे। देश छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। राजा एक दूसरे पर आक्रमण किया करते थे, उससे राज्य विस्तार व उनकी सुंदर कन्या और रानियां भी छीन ली जाती थी। पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो आदि ग्रंथों में युद्ध का मूल कारण रूपवती नारियों को बताया गया है। आदिकाल के कुछ ही वीर काव्य में साहित्यिक सौंदर्य देखने को मिलता है, अधिकतर केवल इसमें वर्णन की प्रधानता है। नेक्स्ट है हमारा युद्धों का सजीव वर्णन। वीरगाथा काव्य में वीर रस के साथ साथ कवियों ने युद्ध कौशल की प्रस्तुति अनेक रूपों में की है। आदिकाल के कवि दरबारी कवियों का प्रमुख उद्देश्य अपने आश्रयदाता व राजा की शूरवीरता तथा पराक्रम को दर्शाना रहा है। पृथ्वीराज रासों में जयचंद, गोरी आदि मुख्य हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है कि इस काल के कृतियों का युद्ध वर्णन इतना मार्मिक तथा सजीव हुआ है कि उनके सामने पीछे के कवियों का अनुप्रात गर्भित किंतु निर्जीव रचनाएं एकदम नकल सी जान पड़ती हैं। उनमें हमें कहने का अर्थ यह है कि उनकी जो ये रचनाएं हैं उनमें वास्तविकता बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। युद्धों का चित्रण इस काल में मुख्य विषय रहा। वह सुंदर, एकदम सुंदर और सजीव यथार्थ रहा है। अगला है हमारा श्रृंगार रस का प्रतिपादन। इस काल में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी सुंदर अंकन हुआ है। राजपूत राजा जहां शौर्य एवं वीरता का परिचय देने के साथ साथ सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के लिए लालयित रहते थे। इस युग में रचित वीर काव्य ग्रंथ में वर्णित युद्धों का मूल कारण कोई न कोई राजकुमारी ही होती थी। ऐसी स्थिति में तत्कालीन साहित्य में श्रृंगार रस का आना अनिवार्य था। बीसलदेव रासों में संयोग वियोग दोनों रूपों का प्रयोग लक्षित हुआ है। वीर रस मुख्य रूप से आने के कारण सहायक रासों के रूप में रौद्र रस, विभत्स रस, भयानक रस आदि रसों का समावेश इसमें किया गया है। अगला है हमारा कल्पना की बाहुल्य ऐतिहासिकता का अभाव। इस काल में कवियों की कल्पना की उड़ान काफी दूर तक होती थी। जहां एक और कवि को राजाश्रय प्रदान था, इस कारण कवियों के लेखन में कल्पना का समावेश होना कोई आश्चर्यजनक बात न थी। अपने आश्रयदाता की तुलना अद्भुत अलौकिक शक्तियों के साथ करना इन कवियों की जरूरत थी। कल्पना के द्वारा इन कवियों ने प्रत्येक वस्तु को रंगीन और अद्भुत बनाने का भरपूर प्रयास किया है। साधारण घटना भी इन्होंने चमत्कारपूर्ण बना दिया करते थे। वीर रसात्मक ग्रंथों की प्रामाणिकता संदिग्ध है, अतः उनमें ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिलता है। अगला है हमारा राष्ट्रीय एकता का अभाव। आदिकाल में राष्ट्रीयता का अभाव था और यह संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। उस काल में प्रजा अपने राजा के अधिकार क्षेत्र को ही देश मानते थे और उसके प्रति अपनी पूरी आस्था और निष्ठा रखते थे। पड़ोसी राज्य को वह शत्रु राष्ट्र समझते थे, जिसके कारण बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयता का अभाव देखने को मिलता था। उस काल में छोटे छोटे राज्यों में भारतवर्ष हमारा विभक्त था और राष्ट्रीयता की भावना पूर्णतः अभावग्रस्त स्थिति में थी। अगला है हमारा आश्रयदाताओं की प्रशंसा।
आदिकाल के अधिकांश कवि राजाओं व सामंतों के आश्रय में रहते थे। उनको आश्रय तभी प्राप्त होता था जब वह अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे। रासो ग्रंथ में कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है। उनकी धर्मवीर का युद्ध कौशल, ऐश्वर्य आदि का बड़ा चढ़ाकर उन्होंने वर्णन किया है। ऐसा करना उनके लिए अनिवार्य था, क्योंकि वह स्वच्छंद लेखन न करके अपने राजा के लिए लिखा करते थे, जिससे उनकी जीविका चलती थी। अगला है हमारा हिंदी कविता का प्रारंभिक रूप। आदिकाल साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध होते हुए भी उसके महत्व को हम भुला नहीं सकते। इसका आरंभ कविता से ही हुआ है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में गद्य पद्य दोनों रूपों में काव्य रचना की प्रधानता थी। हिंदी से पहले की सभी भाषाएं जन भाषाएं न हुआ करती थीं। वह किसी विशिष्ट जाति, समुदाय अथवा वर्ग के लिए हुआ करती थी। वह साहित्यिक रूप जन सामान्य के लिए न होकर उच्च व श्रेष्ठ कुल के लिए हुआ करता था। हिंदी का साहित्य में पदार्पण तब हुआ जब मुद्रण का प्रचार प्रसार हुआ, जिसके कारण एक नए पाठक वर्ग सामने आया और वह वर्ग मध्यम वर्ग था, जिसने हिंदी को अपनाया और उसे साहित्य रूप में स्वीकार भी किया। हिंदी हमारे जन सामान्य की भाषा है। इसमें जो हम बोलते हैं वही लिखित रूप में भी लिखा होता है। अतः लोगों को बोलने अथवा समझने में कोई कठिनाई इस भाषा में नहीं होती है, क्योंकि यह एक आम भाषा है। नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक महत्व। सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से आदिकाल में रचा गया साहित्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आदिकालीन साहित्य ने देश विदेश के लेखकों को भी प्रभावित किया था। सांस्कृतिक अध्ययन की दृष्टि से आदिकालीन साहित्य के अध्ययन से तत्कालीन महान संस्कृति के उथल पुथल का परिचय मिलता है। इस साहित्य के आधार पर सांस्कृतिक अध्ययन भी होने लगा है। उस समय के लेखक अपने राजा के राज्य में मनाए जाने वाले उत्सव को रासो साहित्य में विशेष स्थान दिया करते थे। उसके संस्कृति का यथास्थान वर्णन भी किया करते थे। वीरगाथा कालीन साहित्य राजस्थान की मौलिक निधि और संपूर्ण भारतवर्ष के लिए भी बहुत ही एक अच्छी मौलिक निधि मानी गई है। भाषा और प्रबंध काव्य लेखन डिंगल पिंगल भाषा। हिंदी भाषा का विकास भले ही आदिकाल से न हुआ हो, परंतु उसका विकास आरंभिक काल में ही प्रारंभ हो गया था। डिंगल भाषा में भले ही अपभ्रंश की झलक मिलती है, मगर मैथिली में विद्यापति ने जो रस बरसाए वह स्मरणीय हैं। इन ग्रंथों में डिंगल और पिंगल मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग भी हुआ है। मैथिली, ब्रज और खड़ी बोली में केवल मुक्त काव्य ही थे, किंतु डिंगल के छोटे बड़े अनेक प्रबंध काव्य की रचना होते देखा जा सकता है, जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो आदि। अलंकार और छंद प्रयोग, यह हमारे आदिकाल की प्रवृत्तियों की अंतिम विशेषता है। वीर काव्य में वीर रस की प्रधानता और वीरोचित वर्णन में अतिशोक्ति की प्रधानता से अतिशोक्ति अलंकार का बहुत प्रयोग किया गया है। अतिशोक्ति अलंकार उसे कहते हैं जिसमें जो कवि होता है वो हर पंक्ति का, हर दोहे का बड़ा चढ़ा के वर्णन करता है। किसी भी बात को हम जब बढ़ चढ़ के सामने वाले को बताते हैं तो उसको अतिशोक्ति कहा जाता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक आदि सभी प्रकार के अलंकारों का इस प्रवृत्तियों आदिकाल की प्रवृत्तियों में प्रयोग हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये विषय मेरा पसंद आया होगा। धन्यवाद।